नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। मैं संजय शाह। बात करेंगे भाषा की, परप्रांतियों की। राजनीति में ये दो मुद्दे सबको पसंद आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का वो कौन सा शहर है जहां पे सबसे ज्यादा परप्रांतीय बसते हैं? आप कहेंगे मुंबई। गलत। दिल्ली। वो भी गलत। देश में जहां पे सबसे ज्यादा परप्रांतीय बसते हैं वो शहर है गुजरात का सूरत। जी। वहां 55 से 60% लोग ऐसे हैं जो सूरत के नहीं है, बाहर से आकर बसे हैं। गुजरात के गांव खेड़ों से लेकर राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, लगभग तमाम राज्यों से सूरत ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है सूरत की, और सूरत की प्रगति का बड़ा कारण भी। सूरत के बाद में जिन शहरों में सबसे ज्यादा परप्रांतीय बसते हैं, उसमें मुंबई के साथ कंपटीशन गुजरात का और एक शहर कर रहा है, वो है अहमदाबाद। इन दोनों शहरों में करीब करीब 45 से 50% लोग बाहर से आकर बसे हैं। इन दो शहरों के बाद में आते हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, ऐसे शहर। इन शहरों में करीब 35 से 45% लोग बाहर के हैं। फिर नंबर आता है दिल्ली का, जहां पे 30 से 40% लोग बाहर के हैं। फिर कलकत्ता और चेन्नई जैसे शहर है, जहां पे करीब 20 से 30% लोग बाहर से आकर बसे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका शहर बाहरी लोगों को आकर्षित करता है, उन्हें आपके शहर में आकर रहने को प्रोत्साहित करता है, सपना दिखाता है, रोजगार और भविष्य की अपॉर्चुनिटीज देता है, तो मान लीजिए कि आपका शहर चमक रहा है। क्योंकि किसी शहर के लिए पर प्रांतियों को इतना प्यार होना, इतना भरोसा होना, वो बहुत बड़ी बात है। अपनी माँ से ज्यादा हम किसी से प्यार नहीं करते। तो जहां पे हम पैदा होते हैं, जिस भाषा में खेलते हैं, जिस गांव शहर की मिट्टी में हम अपना बचपन, हमारी शुरुआत का यापन करते हैं, उसे छोड़कर हम जब किसी शहर की ओर दौड़ते हैं, तो उसके कारण या तो जरूरत हो सकती है या तो मोहब्बत। तो मुंबई बहुत किस्मत वाला शहर है कि वो इस तरह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो देश में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स जहां पे बसते हैं वो शहर है सूरत। फिर नंबर आता है मुंबई का, उसके साथ साथ खड़ा है अहमदाबाद। ये बहुत सौभाग्यशाली शहर है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी दुनिया का इतिहास, वर्तमान हमें ये सिद्ध करता है कि किसी भी शहर का बड़ा होना, उसकी ताकत का बढ़ना, उसके सुकून का बढ़ना, उसकी व्यवस्थाओं का बेहतर होना, उसके पीछे भी माइग्रेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम दोनों एंगल से बात करते हैं। दुनिया के कुछ बड़े शहर जहां पे माइग्रेंट्स की बस्ती बहुत बड़ी है, उन देशों में शामिल है दुबई, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हिस्सा है। करीब 80% लोग जो दुबई में रहते हैं वो बाहर से आए हुए हैं, वो स्थानीय नागरिक नहीं है। अबू धाबी भी यही हाल है, दोनों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हिस्सा है। फिर टोरंटो, कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण शहर, वहां पे करीब 40 से 50% लोग बाहर से जाकर बसे हैं। बिल्कुल टोरंटो के जैसा शहर अगर हम सोचे, ऐसे कौन से शहर है, तो बेल्जियम का ब्रसेल्स भी ऐसा शहर है, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी भी ऐसा शहर है, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख भी ऐसा शहर है, और सिंगापुर, वहां पे भी करीब 40% आबादी बाहर से आए हुए लोगों की है। 30% से ज्यादा माइग्रेंट्स जहां पे बसे हैं, ऐसे शहरों में अमेरिका के न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस जैसे शहर, इंग्लैंड का लंदन,
ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न, स्वीडन का स्टॉकहोम, कनाडा का मॉन्ट्रियल, नेदरलैंड्स का एम्स्टर्डम, ऑस्ट्रिया का वियना, ऐसे कई शहर हैं। ये सारे शहर बहुत प्रगतिशाली है, वहां पे सुविधाएं बहुत अच्छी है। दूसरा, पूरी दुनिया इन शहरों को बड़े सम्मान के साथ, प्यार के साथ, आदर के साथ देखती है। कारण उसका कॉस्मोपॉलिटन, मल्टीकल्चरल जीवन। तो किसी भी शहर के लिए बाहर से आए हुए लोग अच्छे ही होते हैं और अच्छे ही होने चाहिए। क्या होता है कि जब आप परप्रांतियों को, मुलाकातियों को, टूरिस्ट को प्यार बांटते हो, तो अप्रत्यक्ष रूप से आप अपनी ही प्रगति सुनिश्चित करते हो। चाइना की बात करता हूं। 2018 में मेरा चाइना जाना हुआ। मुझे मेनलैंड चाइना में प्रवेश करना था मकाओ से। मकाओ और चाइना के बीच गोंगबे पोर्ट है। जिस तरह एयरपोर्ट से हम इमिग्रेशन की विधि संपन्न करके किसी देश में प्रवेश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह लैंड पोर्ट से भी किया जाता है। तो गोंगबे पोर्ट पे मैं जब इमिग्रेशन की प्रोसेस के लिए कतार में खड़ा रहा और मेरा नंबर आया, तो मैंने अपने पासपोर्ट के साथ में दस्तावेज दे दिए और कुछ ही पल में मेरा पासपोर्ट देखकर इमिग्रेशन ऑफिसर ने एक बटन दबाया। वहां पे एक बहुत बड़ी 3-4 फीट की डिजिटल स्क्रीन थी। उस स्क्रीन पर मुझे अब इमिग्रेशन ऑफिसर से क्या बातचीत करनी है या क्या जानकारी देनी है, उसके बारे में सवाल रिफ्लेक्ट होने लगे। लेकिन मजेदार बात क्या थी पता है? वो जो सवाल रिफ्लेक्ट हो रहे थे वो चाइनीज मैंडरिन लैंग्वेज में नहीं थे, अंग्रेजी में भी नहीं थे, वो थे गुजराती में। यानी मेरी मातृभाषा, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती है, वो चाइनीज सिस्टम ने जान लिया और मेरे सामने वही सवाल रख दिए। इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक कि आप कहेंगे कि ये टूरिस्ट के लिए करना उसमें बड़ी बात क्या है। तो दूसरा पहलू मेरा ये था कि वो एक छोटी सी बात ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे ऐसा लगा कि ये चीनी लोग बहुत केयर करते हैं बाहर से आने वाले लोगों की। बस चीन में प्रवेश करने से पहले ही उस एक छोटी सी बात ने मेरे मन को चीन के लिए पॉजिटिव कर दिया। और वैसे भी मेरी पूरी यात्रा बहुत मजेदार, बहुत पॉजिटिव रही थी, उसकी हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन बाहरी लोगों को जब आप प्यार सम्मान देते हो तो उसका परिणाम क्या आता है, उसी के लिए मैंने अपना ये किस्सा आपको बताया। अब बात करते हैं परप्रांतियों की समस्या की और उसे जोड़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के साथ। हमारे देश में कई प्रांतों पर एक समय पर मराठा साम्राज्य का परचम लहराता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का दबदबा भी था और पूरे न्यायिक तौर पर शासन करने के लिए वो प्रसिद्ध भी था। तो इतिहास में कई जगह पर ऐसा दिखाया गया है कि स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुजरातियों को, मारवाड़ियों को उनके प्रांतों में अलग अलग गांव खेड़ों में जाकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया था। सुजाता आनंद की एक पुस्तक है, महाराष्ट्र मैक्सिमम्स, द स्टेट, इट्स पीपल एंड पॉलिटिक्स। इस पुस्तक में लेखिका ऐसा सूचित करती है कि छत्रपति ने गुजरातियों को, मारवाड़ियों को, खास करके व्यापारियों को अपने शासन में अलग अलग ठिकानों पर जाकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये भी कहीं पे पढ़ने मिलता है
कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर ढावा बोल दिया था, तब उन्होंने अपनी सेना को एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम मोहनलाल पारेख कहा जाता है, उसे परेशान नहीं करने की सूचना दी थी। छत्रपति बिल्कुल स्पष्ट थे कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मुगल साम्राज्य का समर्थन करते हैं, महाराज उन्हें बख्शते नहीं थे, और जो दूसरे जो मुगल साम्राज्य का समर्थन नहीं करते थे, स्वराज में भरोसा रखते थे, उन्हें महाराज परेशान नहीं करते थे। अब गुजराती मारवाड़ी अगर आपको महाराष्ट्र के किसी गांव खेड़े में मिल जाते हैं, 15, 20, 25 पीढ़ी से वो वहां पे रहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि उसका एक कारण छत्रपति शिवाजी महाराज की उन पर जो कृपा रही वो थी। और साथ में ये भी सोचिए कि अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज का अनुसरण करते हैं, उनके दिए हुए ज्ञान पर, बोध पर भरोसा रखते हैं, तो हमें इसी नीति पर चलते हुए पूरे देश में अच्छे लोगों को कहीं पे भी जाकर बसने की सुविधा देनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे वैसे पहले शासक थे जिन्होंने भविष्य का हिंदुस्तान कैसा होगा उसे भांप लिया था। ये बात हमें आजादी मिली उसके 250-300 साल पहले की है, जब अपने स्वराज के सपने को महाराज साकार कर रहे थे, तब उन्होंने एकता, अखंडितता के साथ साथ आर्थिक उन्नति को भी बहुत बढ़ावा दिया। इसीलिए दस्तावेज कहते हैं कि महाराज ने समझदार और अच्छे व्यापारियों को उनके शासन में अलग अलग ठिकानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें कई बार मदद भी की। उस राजनीति में और आज की राजनीति में अगर समानता हो जाए, यानी हम जो छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना आदर देते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना उनका सम्मान करते हैं, वो हम अगर उन्हीं की नीतियों पर चलना शुरू कर दे, तो शायद भाषा से लेकर स्वप्रांति या पर प्रांति का जो हमारा मुद्दा बार बार छिड़ते रहता है, ज्वालामुखी जैसे स्फोट करता है वैसे फूटते रहता है, उस तरह फूटना बंद हो जाएगा और किसी भी इंसान के मन में मेरी भाषा तेरी भाषा ये मुद्दा आएगा ही नहीं। जब हमारी एनर्जी इन बातों पर वेस्ट होना बंद हो जाती है, तो बड़े स्वाभाविक तौर पर वो अच्छे कामों की ओर मोड़ी जा सकती है। और जब हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, अंदर से सुकून महसूस करते हैं, तो हमारे साथ साथ हमारे शहर की, गांव की, प्रांत की और देश की भी प्रगति सुनिश्चित होती है। तो शिवाजी की राह पर चलते हुए हमें एक संकल्प अवश्य करना चाहिए कि इस देश में, चाहे वो आसाम हो या गोवा हो, कश्मीर हो या कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु हो, हम भाषा को लेकर या प्रांतवाद को लेकर आपस में लड़ेंगे नहीं, मतलब नहीं। देश के कुछ राज्यों में, खासकर कुछ शहरों में भाषावाद को लेकर, प्रांतवाद को लेकर कई बार बखेड़ा होता है। उसमें मुंबई भी एक अग्रिम स्थान पर है। मुंबई में मराठी को लेकर, बाहर से आए हुए लोगों को लेकर कई बार बखेड़ा होता है। लेकिन हमें थोड़ा सा मुंबई को समझना पड़ेगा ताकि इन बातों से हम गुस्सा करने के बदले उसके बारे में गौरव का अनुभव कर सके। सबसे पहली बात, देश जब आजाद नहीं हुआ था, तब आज का जो मुंबई शहर है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर्स हुआ करता था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसमें तो लगभग पूरा गुजरात, इलाहाबाद,
कर्नाटक का कुछ हिस्सा, गोवा और महाराष्ट्र का हिस्सा, ये सब आ जाते थे। यानी कन्नड़ बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले या कोंकणी बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, इन सब के लिए उस जमाने में सिर्फ एक स्टेट हुआ करता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। दूसरी बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि देश की आजादी की लड़ाई में जिन महारथियों ने अपूर्व योगदान दिया, उसमें ढेरों लोग मराठी थे और ढेरों गुजराती थे। इन सबका शहर एक ही था, वो था मुंबई। और हो सकता है इनमें से कुछ नेता मुंबई से ना हो, लेकिन उन्होंने सर्वाधिक काम मुंबई में किया। लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, वीर सावरकर, बाबा साहेब आंबेडकर, दादाबाई नौरोजी, सरदार पटेल, भिकाजी कामा, तैयब जी गांधी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी जी। इनमें से कुछ लोग शायद मुंबई के ना भी हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि आजादी की लड़ाई की जहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की, वो शहर मुंबई था। और इनमें से अधिकतर लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी के राज्य का हिस्सा थे। यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना भले ही मूलतः कराची के रहे हो, लेकिन उनका जो असल जीवन बीता वो मुंबई में बीता। आज भी एनिमीज प्रॉपर्टी के तहत उनका बंगलो मुंबई में है। कहने का मतलब है कि मुंबई भले ही आज महाराष्ट्र की राजधानी हो, लेकिन वो भारतीयों के दिल की भी राजधानी है और रहेगी। आखिर में बात करते हैं भाषा और पर प्रांतियों को लेकर जनमानस क्या चल रहा है उसकी। आज का दौर डिजिटल दौर है। लोगों का मन पढ़ने के लिए हम सोशल मीडिया पर जा सकते हैं, हम पोस्ट पढ़ सकते हैं फेसबुक पर, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, हम रील्स देख सकते हैं और ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि लोगों की सोच आखिर में जाकर वोट्स में परिवर्तित होती है। कुछ साल पहले की बात अलग थी, तब हम न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में एडिटोरियल्स पढ़कर क्या चल रहा है या क्या होगा इसके बारे में सोच सकते हैं। मुंबई की बात करें तो नवाकाळ में नीलकंठ खाडीलकर, जिन्हें अग्रलेखांचा बादशाह कहा जाता था, उनके अग्रलेख, सामना में बाळा साहेब ठाकरे के अग्रलेख, गुजराती अखबार समकालीन में हसमुख गांधी के अग्रलेख, और इसी तरह जनसत्ता में प्रभास जोशी के अग्रलेख, और बाहर से आने वाला अखबार द पायोनियर, उसमें चंदन मित्रा का अग्रलेख, कई अखबार थे। तो उन अखबारों में जो अग्रलेख छपते थे उसमें काफी गहराई हुआ करती थी और आने वाले समय का जैसे वो आईना भी हुआ करती थी। जमाना बदल गया है। अब सोशल मीडिया ने आम आदमी को अपनी आवाज सीधी दूसरों तक पहुंचाने का अवसर दे दिया है। मराठी भाषा के मुद्दे को लेकर कि मुंबई में रहने वाले को, महाराष्ट्र में रहने वाले को मराठी भाषा आना अनिवार्य है, इस बात को लेकर तरह तरह के वीडियो इंटरनेट पर घूम रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं। इनमें से कई वीडियोस में इस बात का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मुद्दा दुर्भाग्यपूर्ण है। सच तो यह है कि आप कहीं पे भी बसते हो तो आपको स्थानिक भाषा आती है, तो वो आपके लिए और उस शहर के लिए, उस देश के लिए, उस प्रांत के लिए वो एडवांटेज सिद्ध होती है। लेकिन खैर, लोग शायद राजनीति में लोग जिस तरह सोचते हैं उससे थोड़ा अलग सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पर जो रिफ्लेक्शन, जो ओपिनियन लोगों का बन रहा है, उसमें से कुछ जानने की कोशिश करें तो शायद लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि
भाषा या प्रांत को लेकर बखेड़े ना हो तो ही अच्छा है। चलिए हम ऐसा करते हैं कि एक दूसरे को प्यार से जीतने का प्रयास करते हैं। और अगर मराठी भाषा की अनिवार्यता को हमें सिद्ध करना है, हमें लोगों तक पहुंचाना है, हमें बिन मराठियों को मराठी बोलने को प्रोत्साहित करना है, तो उसके और भी कई तरीके हो सकते हैं। कुछ सुझाव, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी स्टेट में हो, जब वो बड़ी होती है तो उसकी गांव गांव में, शहर शहर में, गली गली में शाखा होती है। अब ये पार्टी चाहे तो अपनी शाखा का सदुपयोग करके वहां पर स्थानिक भाषा सिखाने के लिए क्लासेस चला सकती है। और इसके लिए जो सेवा देने का काम है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसमें पार्टी का भी फायदा है, सिखाने वाले को भी कुछ सिखाने का आनंद मिलेगा और सीखने वाले को एक भाषा सीखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी तरह जैसे मुंबई में हर दुकान पे बोर्ड मराठी में होना चाहिए, इस बात को लेकर कई बार अभियान हुए हैं। और स्थानिक भाषा में बोर्ड तो होना ही चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इस बात को भी केवल नियम से या जोर जबरदस्ती से लागू करने के बजाय किसी युक्ति से, किसी प्यार से, किसी दूसरे तरीके से लागू कराई जाए तो बहुत मजेदार माहौल बन जाएगा। मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है कि हर साल हम प्रतियोगिता रखेंगे और पूरे राज्य में, पूरे शहर में जिसका स्थानिक भाषा में सबसे सुंदर, सबसे अट्रैक्टिव, सबसे प्यारा, सबसे कैची बोर्ड है, साइन बोर्ड है, उसे हम एक्स इनाम देंगे। तो इससे क्या होगा कि लोग अपने आप ही कुछ नया करने को, क्रिएटिविटी दिखाने को और स्थानिक भाषा के सम्मान को और बढ़ाने के लिए आगे आएंगे। और ऐसा करने पर माहौल गुस्से के बदले प्यार का हो जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है। चाहे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी स्थानिक भाषा सिखाने के लिए एक बेहतरीन वेबसाइट बना सकती है, जिसके लिए विद्वानों का कंट्रीब्यूशन जरूर मिलेगा। कोई ऐप भी बना सकता है, कुछ ऐसा तरीका डिजिटल कि जिससे कोई इंसान कहीं पे भी रहता हो, अपनी सहूलियत से, अपने समय के हिसाब से एक भाषा सीख पाए। तो ये कुछ तरीके हैं किसी भी भाषा को लोगों तक पहुंचाने के लिए, पर प्रांतीयों को स्थानिक भाषा के साथ जोड़ने के लिए। अगर तमिलनाडु में चेन्नई बोलना सीखना, जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, तो वहां पे भी ये काम हो सकता है। और अगर मुंबई में, पुणे में, कोल्हापुर में मराठी बोलना जरूरी है, तो उसके लिए भी ये कोशिश की जा सकती है। और कोशिश तो हर तरह की होती है, तो अच्छी कोशिश करने में ज्यादा मजा है, ज्यादा फायदा है। और लोग जो डर के मारे किसी भाषा के साथ प्यार करने के बदले उसके लिए नफरत करना शुरू कर देते हैं, वो भी अच्छे तरीके के कारण, शांति के कारण बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। आखिर में इसका फायदा शहर को मिलेगा, भाषा को मिलेगा, राज्य को मिलेगा, नागरिक को मिलेगा, देश को मिलेगा। तो इस पॉजिटिव नोट पर हम ये वीडियो पूरा करते हैं कि स्थानिक भाषा या पर प्रांतियों का आना, इन दोनों मुद्दों से बढ़कर किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए उसका गौरव, उसकी गरिमा और उसकी प्रगति ज्यादा मायने रखते हैं। और जिन देशों ने, जिन शहरों ने पर प्रांतियों को प्यार दिया है, उन्हें दुलार दिया है, उन्हें अपना बनाया है, उन्हें पर प्रांतियों से हमेशा फायदा हुआ है। दूसरी बात कि हमारा देश ऐसा देश है जहां पर हम कहीं पे भी जाकर बस सकते हैं। चाहे मेरी भाषा मराठी हो तो भी मैं कर्नाटक में रह सकता हूँ, मेरी भाषा कन्नड़ा हो
तो भी मैं हिमाचल प्रदेश में रह सकता हूं, क्योंकि मुझे मेरे देश के संविधान ने ये छूट दी है, ये बड़ी सहूलियत दी है। तो मेरी इस सहूलियत पर केवल मुझे स्थानिक भाषा नहीं आने के कारण खतरा मंडराए, वो मुझे लगता है ठीक बात नहीं है। चलिए सब मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि स्थानिक भाषा का सम्मान भी बढ़े, एक दूसरे के साथ लगाव भी बढ़े, एक दूसरे के साथ सम्मान रखने की भावना भी उजागर हो, और आखिर में हर शहर को, हर प्रांत को, हर राज्य को, पूरे हिंदुस्तान को उसका फायदा हो। देश वाले के लिए मैं संजय शाह। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर से हमें बताना। आपके लिए इसी तरह के जानकारी से भरे, सोच से भरे वीडियोस हम लाते रहेंगे। हमारी चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।